अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं चित्राल गया तो वहाँ पर खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगता था, जहाँ पर 50,000 में दुल्हनें फरोख्त होती। मैं एक कवारा लड़का था। 40,000 डिस्काउंट पर निकाह के बाद वो लड़की मेरे साथ हम बिस्तरी करने के लिए। मैं बहुत खुश था। मेरा निकाह एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की से हो रहा था। मैं आम सा लड़का था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कोई इतनी नाजुक हसीन लड़की मेरी बीवी हो सकती है। मेरी निस्बत मेरी होने वाली बीवी का रंग बहुत चमकता था और इसकी आंखें भी बुरी थी। खुशी मेरे चेहरे से फूट रही थी। मेरे दोस्त मुझे छेड़छाड़ करने लगे। तुम तो छुपे रुस्तम निकले, सच बताओ क्या तुम पहले से ही यही सोच कर यहाँ आए थे? मेरे दोस्त तजस्सुस से बोल रहे थे। इसकी बात पर मैं हंस पड़ा। मैं तो सिर्फ दोस्तों के साथ चित्राल घूमने गया था। वहाँ जाकर खबर हुई वहाँ मेले का मौसम है। इस मेले में लड़के और लड़कियाँ गीत गाते नाचते हैं, ईद मनाते हैं। ये शादियों का मौसम होता है जिसमें लड़के लड़कियाँ एक दूसरे का जीवन साथी मुंतखब करते हैं। मैंने भी बाकी लड़कों की तरह चित्राल की एक निहायत हसीन कम उम्र लड़कियों के बारे में बहुत सुन रखा था। मेरे दोस्तों ने इस मेले के बारे में सुना तो मचल उठे। कहने लगे अगर यहाँ तक आने का इत्तेफाक हो ही गए तो हमें इस मेले में भी शिरकत करनी चाहिए। मुझे लगा वो लोग हमें अपने मेले में आने नहीं देंगे क्योंकि इनकी जवान लड़कियां निहायत खूबसूरत रवायती लिबास में तैयार होकर नाचती गाती ईद मनाती हैं। मगर तब दोस्तों ने बताया इस मेले में किसी पर कोई पाबंदी नहीं, बाहर के लड़के लड़कियां भी वहां पर लुत्फ अंदोज होने जा सकते हैं। मैं भी दोस्तों के साथ इनके पास पहुंच गया। वहां जाकर तो मेरी और मेरे दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां हसीन लड़कियों का एक जहान आबाद था। रिवायती लिबास और टोपियों में खूबसूरती से तैयार वो लड़कियां गले में बाजू डाले खुशी से नाच रही थी। मेरे दोस्त भी इनमें शामिल हुए, नाचने लगी। मैं हैरत ज़दा से इन जिंदा दिल लोगों को हंसता मुस्कुराता देख रहा था। कुछ देर बाद तमाम लड़कियां एक तरफ जमा होने लगी। हमने वहाँ खड़े लड़के से पूछा इनको क्या हुआ? कहने लगी ये लड़कियां अपने दूल्हे की तलाश में आई हैं। इस मेले में अपने लिए हम सफ़र ढूंढती हैं। इनकी मर्जी और पसंद से शादियां की जाती हैं। मैंने हैरत से कहा इनको लड़का पसंद करने की इजाज़त है? वो कहने लगा जी हाँ, जब सबको जो भी लड़का पसंद आएगा इसके साथ शादी कर लेंगी। हम हैरान हुए क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को हैरत का मसला बना दिया जाता है। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था। वो एक से बढ़कर एक हसीन खूबसूरत लड़की थी। इसके रंग सूरज की रोशनी में चांद की तरह चमक रहा था। मैंने मजाकन दोस्तों से कहा अगर वो लड़कियाँ अपने लिए दूल्हा तलाश करती रही तो फिर हमें अभी किस्मत आजमानी चाहिए। क्या खबर किसी के दिल में हम उतर जाए। मैं दोस्तों को उकसा रहा था। सच तो यह है मैं इधर की लड़कियों से निकाह कर लेना चाहता था। वहीं खड़ी खड़ी लड़कियों को देखते हुए मेरे दिल में हसरत सी पैदा हुई थी कि अगर मेरी बीवी भी ऐसी हसीन होनी चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा 50,000 कहाँ से लाओगे? एक दुल्हन की कीमत 50,000 है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए यहाँ से दुल्हन पसंद कर लें, इसीलिए दूर दूर से आंखें ठंडी करो और वापस चलो। मेरे दोस्त मुझे हकीकत से आगाह कर रहे थे जबकि मैं 50,000 की रकम का सुनकर ठिठक गया। बहाने से मैंने अपने बटुए को निकाला और पैसे चेक करने लगा। मैं अपनी तालीम के साथ साथ अलग से ऑनलाइन कमाई भी करता था। दोस्तों के सामने घूमने फिरने के लिए मैंने अच्छी खासी रकम जमा की थी ताकि मैं सफ़र में किसी मुसीबत का शिकार ना हूँ। मुझे लगा वही रकम मेरे काम आ सकती है। मगर रकम गिनने के बाद मुझे मायूसी हुई। मेरे पास सिर्फ 40,000 थे। कुछ रकम मैं पहले चित्राल आने तक खर्च कर बैठा था। मेरी नज़र बार बार इन खूबसूरत लड़कियों की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र एक लड़की पर जम गई। वो दुबली पतली कम उम्र लड़की थी। इसकी रंगत बहुत शफाफ और नहायत लंबे बाल थे। सर पर चित्राल की रवायती टोपी रखे वो बहुत हसीन लग रही थी। इनका बार बार शर्माना हंसना मेरे दिल में उतर रहा था। मैं बेकरार सा उठ खड़ा हुआ। दोस्तों ने पूछा तो काल का बहाना करके वहाँ से चला गया। ज़िंदगी में पहली बार तो लड़की नहीं देखी थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ कई खूबसूरत लड़कियाँ पढ़ती थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मगर वो लड़की मेरे दिल में घुस गई थी। मैं बहाने से इसके पास गया, इससे सलाम दुआ बढ़ाने लगा। वो एतमाद से मेरी हर बात का जवाब देने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसके दिल में ठहर जाऊं। मैं चाहता था वो खुद मुझे पसंद कर ले। मेरे पास 50,000 ना थे मगर 40,000 में इसी वक्त देने को तैयार था। मैं बहुत खूबसूरत नहीं था मगर अच्छा पहनाव और नरम लहजा मुझे लड़कियों में मकबूल करता था। वो लड़की भी मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने पसंदीदगी का इजहार किया तो इसने मेरी शादी की ऑफ़र कबूल कर ली। पैसों की बात हुई तो पता चला वो 50,000 शादी के खर्च के लिए लेते हैं। मेरे पास 40,000 थे, इन्होंने वही ले लिए और शादी तय कर दी।
मगर निकाह का मरला आया तो मैं होश में आया। इनके लोगों का मज़हब इस्लाम नहीं था। अब मुझे फ़िक्र होने लगी कि मैं इस लड़की को कैसे अपने निकाह में लूँगा, जबकि इसका मज़हब इस्लाम नहीं था। मैं अपने मज़हब से पीछे नहीं हट सकता था। मेरी परेशानी जानकर वो लड़की बोली, हमारे लिए मज़हब मायने नहीं रखता। अगर आज मैं इधर के किसी फ़र्द से शादी करती तो हमारा यही मज़हब रहता और मैं अपने मज़हबी रसूमात के मुताबिक इसको अपना शौहर बनाती। मगर तुम मुसलमान हो, तुम चाहो तो मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी रसूमात के मुताबिक ही शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरी सारी फ़िक्र हवा हो गई थी। मैं भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँचा। जब मैंने इन्हें अपने निकाह का बताया तो वो सब बेयकीनी से मुझे देखने लगे। इन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें भी जो लड़की पसंद आए इससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसों के वो लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वो निकाह कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को कहा तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम तो पागल हो, हसीन सूरत के दीवाने हो रहे हो। तुम्हें क्या खबर इन लड़कियों के बारे में, कैसी कैसी कहानियाँ मशहूर हैं। शादी अगर एक दिन का खेल होती तो हम भी ज़रूर कर लेते, मगर ये उम्र भर का फ़ैसला है। तुम एक अनजान मज़हब और अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने वालिद को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं लड़की को मुसलमान करके इससे निकाह करूँगा और वापस मुझे ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरे वालदा की चंद साल पहले वफ़ात हो चुकी है। मेरे वालिद तो पहले ही समझ नहीं पाते मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मैंने कहा, मुझे यकीन है जब मैं अपनी बीवी को अपने वालिद से मिलवाऊँगा तो वो इसे खुले दिल से कबूल करेंगी। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी सारी खुशी ज़ाया नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि लड़कियां कितनी अजीब हैं। इनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। निकाह करने से एक बार ज़रूर सोच लेना, शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी को समझने लगो तो तलाक का फ़ैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाहते हैं। मैं तब अंदाज़ा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला हूँ। मैंने ये जानने में दिलचस्पी नहीं ली कि इन्होंने इनकी लोगों के बारे में क्या कहानियाँ सुन रखी हैं। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो इस वक्त इस लड़की का हुस्न सवार था। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों के किसी बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूँगा। वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाया करती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ये जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाएगी। मगर मेरे दोस्त न जाने क्या इशारा कर रहे थे। इस वक्त मैंने इन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे दिल में कहीं हल्का सा ये खौफ भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वो इन लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर इनके पास इतनी रकम ना थी कि वो किसी लड़की को पसंद करते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 40,000 का डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई थी। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास गया। इसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद करती हैं, इससे निकाह कर लेती हैं। कहने लगी, ऐसा ही है, मैं तुमसे निकाह करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक रिवायत है, इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा, ऐसी क्या रवायत है। कहने लगी, मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को ये पैगाम दे दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद किया है। इसके साथ मैं भाग रही हूँ, तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखला कर बोला, तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत। मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे, फिर छुपाने की क्या ज़रूरत। मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग अपने लड़के भगाने के इल्ज़ाम में मुझे मारपीट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मगर मेहरुन्निसा मेरी बात पर हंसने लगी। बोली, फ़िक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस इतला दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूँ। ये हमारी रवायत है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी इजाज़त से कल या परसों मेरे वालिदैन मुझे घर ले आएंगे और फिर हम दोनों रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे। मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत से यही ऐलान होगा, मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेहरुन्निसा की बातों ने मुझे घुमा कर रख दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अजीबो गरीब रिवायत कभी नहीं देखी थी, मगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं खामोशी से सर हिला गया। इस रात मेहरुन्निसा को लेने पहुंचा तो वो मेरी मुंतज़िर थी। मैं इसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस माशरे में पला बड़ा था, हाँ, घर से भागी हुई लड़कियों को सारी ज़िंदगी इस बात पर ज़लील किया जाता था, मगर यहाँ लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था।
तब खुशी में इस अजीब रस्म से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। मैंने नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला था। अगले रोज़ मेहरुन्निसा के वालिदैन लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने इन्हें बताया मैंने मेहरुन्निसा को मुसलमान कर दिया है, इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने पुराने रस्म रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी वहाँ घूमना चाहते थे, मेरा वापसी का इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में क़याम किया। मैं घूमने के लिए आया था, अपना पसंदीदा लड़की को बीवी बना बैठा था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी बीवी ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5वें रोज़ मेरी बीवी कुछ संजीदा सी लगी। मुझसे पूछने लगी, तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्दी वापस जाना चाहते हो? इसके सवाल पर चौंक गया। उसने कहा, मैं अभी फ़ारिग हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो जवाबन सोच में गुम हो गई। मैं इसे देखता जा रहा था, सादगी में इसका हुस्न मज़ीद नुमाया हो रहा था। इन 4 दिनों में इसने मुझे अपना दीवाना बनाया था, मगर इसके चेहरे की सोगवारी मुझे चिपका गई थी। शायद मैं इसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वो घबरा रही थी। इससे तसल्ली देते हुए मैं इसके करीब होने लगा तो अचानक से इसने मुझे दूर झटक दिया और इसी रात ऐसी हरकत की कि मैं साकिन रह गया। अगले रोज़ मैं घबराया हुआ दोस्तों के पास गया। वो सब हसीन वादी के नज़ारों में खोए हुए थे। मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी कैसी गुजर रही है? मैं परेशान था। दोस्तों से कहा, निकाह से पहले मुझे इन लड़कियों के बारे में क्या बताना चाहते थे? शादी के 4 दिन बाद अचानक से इनसे सवाल कर रहा था और इनकी हैरत बजा थी। कहने लगे, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? लगता है तुम्हारी बीवी ने अपनी असलियत ज़ाहिर कर दी है। इनकी बात पर मुझे गहरी रात का लम्हा याद आया जो मेरी बीवी ने मुझे झटक दिया था और अपना सामान बांध कर घर से चली गई थी। वो जाते हुए बोली, मैं तुमसे 1 हफ्ते बाद मुलाकात करूंगी। मैं घबरा गया, इसे रोकने की कोशिश की, पूछता रहा वो कहाँ गई है, मगर वो तेज़ी से एक गाड़ी में बैठ गई, वहाँ से जा चुकी थी। मैं ये भी नहीं जान पाया कि मेरी बीवी कहाँ गई है। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त इस बात पर मेरा मजाक उड़ाएं, मगर मुझे एहसास हो गया कि मैं गलती कर बैठा हूँ। मैंने एक मेले में नाचती हुई लड़की को पसंद किया था, मगर मेरे लिए इसकी माजी की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मेरी बीवी का अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बाहर था। 2-3 रोज़ में बीवी का इंतज़ार करता रहा, इसकी कोई खबर नहीं हुई। इसके घर जाकर पूछा तो इसकी माँ लापरवाही से बोली, निसा बशाली गई होगी। मैं नहीं जानता वो किस जगह का जिक्र कर रही थी, मगर मुझे तो इनका रवैया बुरा लगा था। मैं बददिल हो गया। सोचा, जिस शादी की बुनियाद ही इतनी बुरी थी वो कामयाब कैसे होती। मैंने अपनी शादी का बाप को खबर तक नहीं होने दी थी। कई मर्दों के दरमियान नाचती गाती लड़की अनजान लड़की की मोहब्बत पर ईमान ले आई। इज्जत से निकाह करने के बजाय हम घर से भाग गए थे। 4 दिन वो लड़की ठीक रही थी, मगर फिर अचानक बदल गई। मेरा दिल टूट गया। दोस्तों से वापस चलने का कहा। मेरी खामोशी मेरे दोस्तों पर वाज़ा हो गई थी। मैं हंसता मुस्कुराता पुरजोश सा इस वादी में पहुंचा था, मगर वापसी पर दिल खामोश खाली हो गया। मैं मेहरुन्निसा से मोहब्बत कर बैठा था। वापसी पहुंचा तो अपनी ज़िंदगी में खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं रही। मेरे वालिद परेशान हुए। मैं गुमसुम रहने लगा, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। मेहरुन्निसा की बेवफाई ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे बार बार यही ख्याल आता, वो लड़की मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब मुझ पर हंसती होगी। मैं अपने ख़ानदान का सबसे ज़हीन लड़का था जो एक छोटी सी लड़की के हाथों पागल बन गया था। मुझे तो लगा था वक्ती पसंदीदगी थी, मगर मेहरुन्निसा की मोहब्बत मेरे अंदर जड़ फैला चुकी थी। इसकी बेवफाई के बावजूद मैं इसे भूल नहीं पाया था। मेरे वालिद मेरी तब्दीली पर नाखुश थे, मेरी उदासी की वजह पूछते थे, मगर मैं इन्हें कुछ नहीं बता पाया था। मेरा जल्द आखिरी सेमेस्टर खुद शुरू हो चुका था। मैंने खुद को पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। घर में सिर्फ मैं और मेरे वालिद रहते थे। काम करने के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी। एक रोज़ मुलाजमा ने मेरा सफ़री बैग खोला तो इसे कुछ सामान मिला। मुझसे कहने लगी, साहब आपके सामान में कोई ख़त पड़ा हुआ है। मैं मसरूफ़ था। लापरवाही से कहा, मेरा ज़रूरी सामान अलमारी में रख देना, मैं बाद में सब चेक कर लूँगा। मैं तब परेशानी का शिकार था, इसीलिए इसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मुलाजमा अदब से सारा सामान अलमारी में रख कर चली गई। आखिरी सेमेस्टर था। मेरा दिमाग से इस ख़त का ख्याल बिल्कुल निकल गया था। डिग्री लेते ही मैंने एक अच्छी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया और मैं जॉब करने लगा। इस तमाम अर्जे में नहायत मसरूफ़ियत के बावजूद मेरे दिमाग से कभी मेहरुन्निसा का ख्याल नहीं गया था। मुझे चतराल से वापस आए साल भर हो चुका था, मगर आज भी मेहरुन्निसा की याद आती थी।
تو دل سے درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے جب یاد کرتا اپنے خالی پن کا الزام دیتا اور اسے بددعائیں دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی نہیں بھلا پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا مہرالنساء اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری تنہا چترال میں میرا دیکھنے کے لیے آئے نوجوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسے لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف میں مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگے میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی لیے میں ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا مہرالنساء کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میری حامی بڑھتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ کرواؤں، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے چیزیں سمیٹی تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا، گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا تھا۔ وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا، میں سر جھٹک گیا۔ وہ خط پھینکنے لگا جب وہ مجھے اچانک یاد آیا مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلتے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آ گیا تھا وہ خط مہرالنساء نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا، اس میں آداب کے ساتھ مہرالنساء نے ایک پیغام لکھا تھا، میں چند روز کے لیے بشالی جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو، اسی لیے فکر مت کرنا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم بشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں، تم چاہو تو مجھے بشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مہرالنساء کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا، اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے بشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سے واضح ہوا وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی اور ادھر کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام بشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں۔ حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا کرنے کے بعد 40 روز وہ اسی بشالی میں گزارتی تھی۔ بشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا، مردوں کو بشالی کی دیوار کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی، اپنی عورت کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ بشالی میں رہائش کے دوران عورت کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ ساخت ہو کر بیٹھ گیا۔ مہرالنساء چند روز کے لیے بشالی گئی، وہ مجھے سب بتا کر گئی، پھر بھی میں اسے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا، میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا، مہرالنساء کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا، کبھی جان نہیں پایا کہ وہ بشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے، میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر بشالی پہنچ جاؤں اور مہرالنساء سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا اور میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے، میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا ہوں۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد میری شادی تھی، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا، وہ بوکھلا گئے۔ اپنے باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی، میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہوا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں مہرالنساء کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کے وادی کے بشالی میں قدم رکھتے ہی میں
सीधा मेहरुन्निसा के घर पहुंचा। मेरी दस्तक देने पर मेहरुन्निसा के वालिद आए। वो बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर लग रहे थे। मुझे देखकर ठिठक गए, फिर इनके चेहरे पर नफरत भरे तासुरात फैले। मैं शर्मिंदगी से सर झुका गया। मैं जानता था अपनी बेटी की बेवकूफ़ी पर वो दोनों मुझसे नफरत करते होंगे। मैंने बात करने की कोशिश की। वो बूढ़ा बोला, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा, मुझे मेहरुन्निसा से बात करने दे, इससे मिलना चाहता हूँ। मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, मगर मैंने मेहरुन्निसा को तलाक नहीं दी थी। मैंने कहा, मैं आज भी इसे अपनाने को तैयार हूँ। वो मेरी बीवी है, मुझे एक बार मेरी बीवी से मिलने दे। मैंने रोते हुए मिन्नतें की तो वो बूढ़ा मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। बोला, अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार होकर गए थे तो आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि हमारी बेटी मेहरुन्निसा का चंद माह पहले इंतकाल हो गया है। ये खबर मेरे सर पर बिजली की तरह गिरी थी। मैं फटी फटी आंखों से इसे देखने लगा। मेरे होश एकदम उड़े थे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। मुझे एक बार मेहरुन्निसा से मिलने दे, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मैं तड़पने लगा, मेरी हालत गैर होने लगी। वो बुरा तरस खाकर मुझे अंदर ले गया। तब इन लोगों ने मुझे पूरी तफसील बताई। मेहरुन्निसा बस शाली से लौटी तो कितने रोज़ मेरा इंतज़ार करती रही। इसने मुझे बहुत तलाश किया, कई माह तक इसने इंतज़ार किया मैं लौट आऊँगा। इसे यकीन था मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका इंतज़ार ख़त्म होने लगा। मेरी सास ने बताया, मेहरुन्निसा माँ बनने वाली थी। वो तुम्हें ये खबर देना चाहती थी, मगर तुमने ना अपना पता दिया ना अपना नंबर। तुम ऐसे गए कि अब तुम्हारा कोई सुराग ही नहीं मिला। बच्चे की पैदाइश के बाद मेहरुन्निसा 10 दिन बशाली में रही तो वहीं क़याम के दौरान इसकी मौत हो गई। बच्चे को हम अपने पास ले आए। मेहरुन्निसा को वादी से कुछ दूर ज़मीन में दफन कर दिया, क्योंकि बशाली में क़याम के दौरान जो लड़कियां मरती थी इनको बाकायदा रस्म के साथ नहीं दफनाया जाता था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस मासूम लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। वो मेरी बीवी थी, मगर फिर भी ऐसी लावारिस मौत मरी थी। मुसलमान होने के बावजूद कैलाश में रहने की वजह से वो अपने पुराने रिवाजों पर चलती रही। इसे जनाजा नसीब हुआ, ना ही गुसल ना कफन दफन। मैं फूट फूट कर रोता रहा। मुझे तब समझ आई कि मेरे वजूद के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ रही थी। मुझे लगता था मुझे मेहरुन्निसा की बेवफाई रुलाती है, मगर मैं नहीं जानता था मुझे इसकी आहें बेसकून कर रही हैं। मेरी ज़मीर पर बोझ पड़ गया था। मैं मेहरुन्निसा के अब्बू से मिन्नतें की कि मुझे अपने बच्चे को एक नज़र देखना चाहता हूँ, मगर बूढ़ी ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, इधर उनकी बेटियों की शादी का यही अंजाम हुआ है जो मेहरुन्निसा का हुआ। तुम मर्द ऐसा ही कहते हो। हम कमज़ोर हैं, हमारी बेटी की निशानी हमारे पास है। अगर हम तुम्हें बच्चा दिखा दें तो तुम हमसे छीन कर ले जाओगे। हमें यकीन नहीं है तुम्हारी कहानी में कितना सच है। हम अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। मेरी मिन्नतों पर भी वो नरम नहीं पड़े। मजबूरन मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मैं अपनी शादी से एक दिन पहले घर वापस आया। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे वालिद घबरा गए। मैं गुमसुम सा कमरे में पड़ा रहा। घर में हर तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी। पूरा ख़ानदान जमा था। मेरे वालिद मुझसे बार बार पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? ससुराल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी उजड़ी हुई हालत में वापस लौटे हो? मैंने अपने वालिद को तब भी कुछ नहीं बताया। मैंने इनके हाथ पकड़कर रोते हुए इल्तिजा की, मेरी शादी मत करें, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी भी लड़की को इज्जत देने के काबिल नहीं। मैं रो रहा था। बराए मेहरबानी मुझ पर एहसान करें। मेरे वालिद साकित हो गए। मेरी शादी एक रोज़ पहले ख़त्म हो गई थी। मेरे वालिद के दोस्त ने मेरी वालिद को इतनी बातें सुनाई कि वो सर झुका गए। मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हो चुका था। मेरी फिक्र में खुलते हुए थे। मेरे वालिद 1 माह के बाद वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात को अभी 2 साल गुजरे थे। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, कामयाब इंसान हूँ, मगर आज भी मेरी ज़िंदगी वैसे के वैसी ही वीरान है। मेहरुन्निसा की यादें मेरे दिल से कभी निकलती ही नहीं। सो प्यारे रीडर्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।